तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। कल्याण लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बोले मुमरा शहर के चर्चित समाजसेवी, सुनिए उसका भाग 2। अब हम आपके सामने लाने जा रहे हैं शहर के उद्योगपति और वरिष्ठ समाजसेवी कमर खान साहब। कमर खान साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से। बहुत ज़्यादा जो है भूमिका न बांधते हुए मैं कमर खान साहब से कहूँगा कि इस चुनाव को लेकर आप सीधे सीधे तौर पर मुमरा कौसा और कल्याण है, उल्लासनगर है, कल्याण ईस्ट है, अंबरनाथ बदलापुर है, ये तमाम जितने भी यहाँ के वोटर्स हैं उनको किस तरह से इस चुनाव को समझाना चाहेंगे और इस चुनाव में उनसे किस तरह की भूमिका आप जो है उनसे चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भाई, आपने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। और रफ़ीक भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा, सारी तफसीली बात तो हमारे हसन मुलानी साहब ने रख दी है, फिरोज़ भाई ने रख दी है, रफ़ीक भाई ने भी रख दी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि एमपी इलेक्शन के अंदर इतना ज़्यादा अवेयरनेस इससे पहले कभी नहीं आया। आपने नोट किया है काफ़ी लोगों में इसको लेकर के। कारपोरेशन इलेक्शन में भी इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता था जो अब की एमपी इलेक्शन के अंदर इतना ज़्यादा अवेयरनेस है। उसके पीछे की राज क्या है, कभी आपने सोचा है? उसके पीछे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वही टीम का ही रोल है। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो बोलते ना एक साथ जब एक उंगली का काम नहीं होता, 5 जब उंगली एक साथ मिलेगी तो एक मुट्ठी बनेगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है, एक ऐसा तबका है जो कभी फ्रंट में नहीं आता था। वो तबका है उलमाओं का। हमारे ख़ास करके मुमरा के जो उलमा लोगों ने इधर 3 महीने से जो मेहनत कर रहे हैं, और वो उलमा जो है फ्रंट में आके फ़ोटो खिंचाने का उनको शौक़ नहीं रहता। वो लोग जो है अपनी मेहनत के ऊपर, रफ़ीक भाई एक वीडियो मैंने देखा हूँ कि एक मस्जिद के इमाम साहब जो है 3 दिन पहले एक मेगाफोन लेके और वोटिंग अवेयरनेस की मीटिंग है ऐसा करके वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं रोड पे। वो रोंगटे खड़े होकर देख के कि हमारे उलमा जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रोड पे उतर गए। तो ये जो अवेयरनेस है, ये इसमें बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा रोल उन लोगों का भी है। मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके जो मुमरा के तमाम मस्जिद के इमाम हैं। इससे पहले कभी भी मस्जिद जो है वो पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल में नहीं आती, जबकि हर चीज़ के लिए मस्जिद इस्तेमाल होना चाहिए। चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, हम लोगों को यही मस्जिद से हमेशा जो है, अल्लाह माफ़ करे कभी मतलब कोई बात गलत निकल जाए, मस्जिद से यही हमको खुतबा में, जुमा में ये बयान किया जाता है कि भाई नमाज़ पढ़ना है, रोज़ा रखना है, सदका देना है, यही। लेकिन उसके आगे क्या है? पॉलिटिक्स के अंदर हमारा क्या रोल होना चाहिए, हमको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन में हमारा क्या रोल होना चाहिए। तो हम लोग इस मामले में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर से ही दुरुस्त अब मामला जो है आगे आया है मामला, और अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ से ख़ास करके कल्याण लोकसभा सीट जो है, मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा अंदाज़ा जो है कि इस वक्त असल में जो कट्टर शिवसैनिक है रफ़ीक भाई, जो लोग पार्टी छोड़ के भागे हैं, जिनको गद्दार बोलते हैं, जो भी है, वो लोग पार्टी छोड़ के नेता गए हैं, वोटर नहीं गए। वोटर शिवसैनिक एक सोच है, और वो सोच कोई बदल नहीं सकता। जिसे बाला साहब ने बनाया, स्वर्गीय बाला साहब ने बनाया, और वो सोच कोई बदल नहीं सकता। तो वो सोच का वोट जो है वो 100% इधर उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए ही गिरेगा, बाकी वो एकनाथ शिंदे की तरफ में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा। और ये तबका इस इलाके में ज़्यादा है, एक बात। दूसरी बात, इससे पहले भी मैं एक जगह इंटरव्यू में बोला कि इस मर्तबा
मुमरा फैसला करेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह मुमरा फैसला करेगा, मुमरा के वोटर फैसला करेंगे। और मैंने उस टाइम ये आज से 15 दिन पहले ही बोला था कि आने वाले टाइम में देख लीजिएगा कि मुमरा अपना रंग दिखाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रंग मुमरा ने दिखाना शुरू कर दिया है। वो रंग दिख रहा है और आगे वो रंग जो है और रिज़ल्ट की शक्ल में भी आपके सामने आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वोटिंग परसेंटेज जैसे हमारे हसन भाई ने बताया कि बहुत अच्छे से बढ़ेगा, और हकीकत में ये कम से कम 75-80% इस वक्त मुमरा का पोलिंग होगा। पोलिंग जरूर होगा 75% के करीब, लेकिन इस पोलिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, उसको लेकर मुमरा कौसा की आवाम से क्या कहेंगे आप? मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई 20 तारीख का दिन जो है अपने लिए ईद का दिन समझें, जो 5 साल में एक बार आती है जी। बाकी ईद हमारी जो है वो हर साल आती है, जमहूरियत की ईद है। हाँ, और ये जमहूरियत की ईद जो है उसको ईद की तरह मनाएं। ईद की तरह मनाएं। सुबह उठें, फजर के वक्त नमाज़ पढ़ें, और नमाज़ पढ़ने के बाद में गुसूल करके अतर वगैरह लगाएं, और अतर वगैरह लगा के अपनी घर में अपनी वाइफ को लें साथ में, अपने घर में जो भी वोटर हैं उनको साथ में लें, और चाय ना पिए, या चाय पीने की आदत है तो कम से कम चाय पी लें। लेकिन जाएं, वोट डालें, आने के बाद में शिरखुरमा बना लें, और शिरखुरमा बना के उसको ईद मनाएं। और इंशाअल्लाह फिर 4 तारीख को जो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है, इंशाअल्लाह जो होगा वो खैर होगा। मैं थोड़ा सा फिर से हसन मुलानी साहब की तरफ जाऊंगा कि स्टैक्ट पर हम थोड़ी सी बात कर ले, कलवा मुमरा के स्टैक्ट के ऊपर, जो कि बताया जा रहा है, अभी धीरे धीरे बातें खुल रही है कि कल्याण लोकसभा क्षेत्र में ये विधानसभा क्षेत्र बहुत एक अहम रोल निभाने जा रहा है। मौजूदा कलवा मुमरा के मिला करके नई वोटिंग लिस्ट के हिसाब से हसन भाई कितने वोटर्स है कुल? तकरीबन 2024 के आंकड़े के हिसाब से अभी तकरीबन 4,40,000 के आसपास है कलवा मुमरा मिलाकर। और सिर्फ मुमरा में 2,35,000 के आसपास है। सिर्फ मुमरा में 2,35,000 जो वाई जंक्शन पर खत्म होता है, उसके आगे जो शील की जो नई बस्ती बनी है अगर वो मिला ले तो हम 240-250 तक तो वो ग्रामीण वाला पट्टा हो जी। ठीक है, कल्याण ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है उसका पट्टा हो गया। तो ये 2,40,000 के करीब मुमरा कौसा में अब वोट हो चुके हैं जी। तो इसमें फर्स्ट टाइमर वोटर्स जो है, यूथ वोटर्स जो है, उनका क्या अंदाजन आंकड़ा हो सकता है? ये तो कॉमन फिनोमेना रहा है पूरे इंडिया में। कहीं पर भी जो नया वोटर होता है वो करंट कैंडिडेट को वोट नहीं देता। इसीलिए आप देखेंगे बीजेपी को 2014 में जो उनके एमपी के कैंडिडेट्स थे, एमएलए थे, 2019 में उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया, रिपीट नहीं किया। हसन भाई यहाँ मैं फिगर पूछ रहा हूँ फर्स्ट टाइम वोटर्स की नई लिस्टिंग से। मुमरा कलवा में अगर देखेंगे तो तकरीबन 60 के आसपास हज़ार वोट नए बढ़े हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है 2019 की बात है, उसमें 1,75,000 1,80,000 मुमरा के वोटर्स थे, 1,83,000 थे। तो अभी वो 2,35,000 के आसपास हो गए। तो आप देख सकते हैं मोटा मोटी सीधा 40,000 के आसपास वोट मुमरा में बढ़े हैं। और इतने ही तकरीबन, हाँ, मुमरा कलवा में इतने कंस्ट्रक्शन जो नए घर नहीं बने, लेकिन वहाँ पर 20-25,000 बढ़े। तो 60,000 का एक नया पूरा के पूरा नया वोटर्स का चंक है, जिसमें से ज़्यादा करके मुमरा में है जो पहली बार वोट देने जाएगा। बात अभी भी डेवलपमेंट के कुछ मुद्दों की हो रही है जी। कब्रिस्तान को लेकर हो रही है, सड़कों को लेकर हो रही है, नाले को लेकर हो रही है, टोरेंट को लेकर भी हो रही है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको लेकर हो रही है। लेकिन एक सोच में लोगों के बीच देख रहा हूं, मैंने कई लोगों से बात की है, तो लोग अब उसको सेकेंडरी स्टेज पर रखना चाह रहे हैं। एक बार मेरी गटर जाम रहेगी, चल जाएगा, सड़क टूटी फूटी रहेगी, चल जाएगा, एक बार मुझे ये 2 सहूलियतें कम मिलेगी, चलेगा। तो ऐसा इस चुनाव में जो होने जा रहा है, तो ये प्रायोरिटी जो दी जा रही है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और ये प्रायोरिटी देना कहां तक सही है? देखो, बात बिल्कुल साफ है। इंडिया अगर देखेंगे तो दो पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। अब उससे जुड़कर मैग्नेट की तरह हर पार्टी जुड़ती है। यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो बीजेपी का पुरस्कृत है, शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से कैंडिडेट है। इनके खुद के पार्टी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है रफीक भाई कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। भले ये बोले कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन उसके कई सारे खंड, कई सारे आर्टिकल्स आप खुद देखते हो कि आईपीसीसी, सीआरपीसी इन लोगों ने चेंज कर दिया है, और 1 जुलाई से वो लागू होने वाला है। कई सारे राज्यों में जहाँ पर बीजेपी की बहुमत है वहाँ पर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दिया है, जैसे उत्तराखंड है। बिल्कुल। और यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों को अफेक्ट नहीं करेगा। आप देख लीजिए
लीजिए कि यहाँ पर हमारे कल्याण लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कई सारे बुद्धिस्ट धर्म के लोग हैं, बहुजन समाज के काफ़ी सारे लोग हैं, यहाँ आदिवासी का टुकड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, यूसीसी जैसे सिर्फ मुसलमानों को इफेक्ट नहीं करेगा, अदर्स को भी करेगा। ये जो सीएबी और जो सीए बन गया उस वक्त भी ये बातें कही जा रही थी, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में जो यूसीसी बनाया पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, तो वहां उन्होंने बौद्धों को, आदिवासियों को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया है, उन्हें इंक्लूड नहीं किया है। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान टारगेट पर आ गया उत्तराखंड में। तो वही फॉर्मेट तो कहीं नहीं चलेगा ना फिर। आप देख लीजिए वहां पर लोकल सरकार के लिए उनको वहां पर पूरा के पूरा प्रोपोगेंडा कर एक साइड में वोटिंग गिराने में उनको फायदा है, क्योंकि वहाँ पर उत्तराखंड में मुस्लिम वोट्स इतने नहीं है। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे आप महाराष्ट्र का जो पूरा के पूरा टोपोग्राफी देखेंगे रिलीजियस, तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के वोट्स बहुत ज़्यादा है। हमारे इसमें ही तकरीबन 5% के आसपास वोटर्स है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पिछड़ी जाति के लोग होते हैं। और आप देख लीजिए इस इलेक्शन में क्या कुछ बाकी रह गया है। बीजेपी के कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो वर्ना सिस्टम लगाने की बात करते हैं, बीजेपी के कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीधा सीधा शरीयत ख़त्म करने की बात कर दी, कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपर कास्ट को सपोर्ट करने की बात करते हैं। ऐसे कई सारे छोटे मोटे अलग अलग वक्त पर अलग अलग प्रत्याशियों ने कई सारी बातें की है और कई सारे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए। आज पहली बार बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स बोल रहे हैं कि 20 सीटों में से गुजरात के पूरी की पूरी 20 सीटें बीजेपी को नहीं मिलेगी 15-20 साल बाद, क्योंकि वहाँ पे जो क्षत्रिय समाज के लोग थे, वैश्य समाज के जो बिजनेस कैटेगरी के लोग थे, उनके बारे में काफ़ी सारे राजपूत समाज के लोग थे, माफ़ करना, काफ़ी सारे लोगों की नाराज़गी रही उस चीज़ को लेकर। तो ऐसे स्टेटमेंट्स पूरे इंडिया में अलग अलग बीजेपी के कैंडिडेट्स ने अलग अलग टाइम पर दिए हैं। अब वो उनके स्लिप ऑफ द टंग रहे हैं, उनकी ज़बानों से निकले या पता नहीं हकीकत है, लेकिन इनके मैनिफेस्टो को देखकर तो लग रहा है कि इनके मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म एजेंडा ज़रूर नज़र आ जाए, जहाँ पर ये लोग बहुत सारे लीगल चेंजेस करने जा रहे हैं और करेंगे भी। अगर आप गृह मंत्रालय की वेबसाइट देखो तो उस पर एनआरसी, एनपीआर, सीए से रिलेटेड हर 6 महीने में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आते रहता है, भले ही कुछ बोले ना बोले। तो ये चेंजेस तो लाएंगे ही लाएंगे। और इसीलिए राहुल गांधी एकदम बेबाकी से कह रहे हैं कि संविधान बचाने की ये इलेक्शन है, संविधान की किताब को दिखाकर बोल रहे कि बाबा साहब का संविधान बचाना है। अब बाबा साहब को मानने जाने वाले बहुत सारे पढ़े लिखे हिंदू भाई भी हैं, फिर भले वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, किसी भी सब कास्ट से बिलोंग करते हो, मुसलमान समाज के, ईसाई समाज के, जैन समाज के, तो ये बाबा साहब का संविधान बचाने से वर्सेस बीजेपी की लड़ाई बना दी गई पूरे के पूरे इसमें। और कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मिलाकर बात करेंगे आंकड़ों की, जैसे आपने बताया, तो मैं आपको बता दूं, मेरी बात शुरुआत इससे पे हुई थी कि बाला साहेब ठाकरे के निष्ठावान कितने हैं यहाँ पर, वही लोग तय करेंगे। तकरीबन 5,55,000, 5,50,000 से ऊपर वोट श्रीकांत शिंदे को 2019 में मिले। ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। 63% वोटिंग श्रीकांत शिंदे के हक में हुई। अब आप ये समझ लीजिए कि बाला साहेब ठाकरे के, उद्धव बाला साहेब ठाकरे के निष्ठावान कितने परसेंटेज है, ये आप देख लीजिए। अगर 20% निष्ठावान है तो सीधा 1,10,000 वोट वैशाली दरेकर को जा रहा है। हर 5 शिवसैनिक में से अगर एक शिवसैनिक उद्धव बाला साहेब ठाकरे के पक्ष में वोट कर रहा है तो ये 5,50,000 में से सीधा 1,10,000 वैशाली दरेकर को जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सपा और तमाम जो इंडिया अलायंस है, इनका 2.25-2.5 लाख का पॉकेट है। पिछले साल 2019 में 2,20,000 वोट के आसपास मिले थे, 2014 में 1,80,000, 1,90,000 वोट मिले थे। तो आप 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख का एक पॉकेट वोट वैशाली दरेकर को मिल रहा है। ये 1 लाख अगर 20% पकड़े हम लोग उद्धव बाला साहेब ठाकरे के, तो ये सीधा 1,10,000। तो सीधा वैशाली दरेकर की जो स्टार्टिंग होती है इलेक्शन की, वो तकरीबन 3,20,000 से हो रही है। और अगर 5,50,000 से श्रीकांत शिंदे को 1,10,000 माइनस कर दे तो वो तकरीबन 4-4.5 के आसपास आते। और अगर निष्ठावान शिवसैनिक, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा था, कमर भाई ने भी उस बात से मुत्तफिक रहे हैं कि अगर ये 20 से 25%, 30%, 40% पहुंच गए, अगर 50-50 हो गया, तो अगर 50-50 हो गया तो स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी से वैशाली दरेकर निकल जाएगी, 1 लाख वोट से जीत जाएगी। 1 लाख वोट से जीत जाएगी। अगर 50% उद्धव बाला साहेब ठाकरे के निष्ठावान निकले कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर उद्धव बाला साहेब ठाकरे के निष्ठावान शिवसैनिक निकले 50%, तो आप देख लीजिए 5,50,000 में से सीधा 2.5 लाख, 2.25-3 लाख वोट यहाँ जा रहा है। यानी कि आप दोनों की नजर में एक तरह से ये बाला साहेब को मानने वाले शिव सैनिकों की अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल। और आज भी वो पुराने डोंबिवली कर जो वोटर्स है, डोंबिवली, कल्याण, हमारे मुमरा में भी कई सारे मुमरा कर और कौसा के मूल निवासी है, जो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सारी जो शहर बसा है, ये सारा के सारा
मिल का जो मामला था, दादर परेल के जो मिल का मामला था, मिल मजदूर यहाँ पर है, कई सारी पिक्चरें डोंबिवली फास्ट वगैरह बनी है और कई सारे मिल मजदूरों पर पिक्चर बनी, वो आज भी वोटर वहाँ मौजूद है। और जब बता दूँ आपको 2014 में जब आनंद परांजपे, जो आज इनकी पार्टी में, आनंद परांजपे ने भी शिवसेना छोड़ी थी और वो राष्ट्रवादी से लड़े थे और बहुत बुरी हार हुई थी उनकी। और उस टाइम पर देखिए कि 2009 और 2014 के बीच में काफ़ी सारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और वो आनंद परांजपे के खिलाफ गया। आज वही चीज़ रिपीट हो रही है 2024 में कि शिवसेना, जो मूल शिवसेना है, फाउंडिंग शिवसेना है, ठीक है, वहाँ से निकल कर श्रीकांत शिंदे और उनकी पूरी फैमिली और पूरा शिवसेना एक नया बना है, भले निशानी उनके पास रहे, तो हो सकता है अगर यही ट्रेंड रिपीट हो तो आनंद परांजपे पार्ट 2 हो सकता है। और अगर श्रीकांत शिंदे के काम और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काम लोगों के दिमाग में रहे तो जिस तरह से 5.5 पौने 6 लाख वोट लेकर श्रीकांत शिंदे जीते थे, वापस से वो अपनी जीत वापस से रिपीट दर्ज कर सकते हैं अगर उनके काम और उनकी तमाम चीज़ें, टीम वगैरह वैसी रही। निष्ठावान शिवसैनिक एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को माने तो फिर 6 लाख वोट तो उनको मिलना ही मिलना है, क्योंकि 5,60,000 वोट उनको पिछली बार मिले थे। अगर शिवसेना का जो कोर वोट है उसमें कोई बंटवारा नहीं आता, वो तीर कमान पर ही चलते हैं, तो श्रीकांत शिंदे जीत रहे हैं आपके हिसाब से। बिल्कुल। और अगर वो कोर वोट 50-50% भी बटता है तो नए वोटरों को मिला करके रिजल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। 1 लाख वोट से वैशाली दरेकर जीत जाएगी अगर आपके बोलने पर 50-50% का विभाजन अगर शिवसेना का हुआ तो, ठीक है। बारामती और मैं सातारा से हूँ तो वहाँ पर हमने देखा है, क्योंकि एक लास्ट तक के चल रहा था कि अजीत दादा पवार को सातारा की सीट मिलेगी, लेकिन नहीं मिली, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि शशिकांत शिंदे बहुत आराम से निकल जाएंगे। और बारामती में भी वही सेन है, कांटों की टक्कर है। अगर वो कांटों की टक्कर यहाँ नज़र आई तो 50-50 जैसे आप बोल रहे हैं, मैं तो 20% और 80% की बात कर रहा था कि 20% भी अगर वैशाली दरेकर को निष्ठावान लोग मिलते हैं, हर 100 में से 20, तो भी वो कांटे की टक्कर देगी। क्योंकि यहाँ पर जो माइनॉरिटी पॉकेट है, जिस पे रफीक भाई ने काफ़ी डिटेल में बताया कि माइनॉरिटी पॉकेट उद्धव बाला साहब ठाकरे के एज अ सीएम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है वो कामों को लेकर। बिल्कुल। और अरविंद सावंत को भी देखिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग लेकर काम कर रहे हैं। संजय दीना पाटिल है, आसपास के तमाम बाला मामा है, वहाँ पर भी भिवंडी वन साइड वोट करने की बात कर रहे हैं। राजन विचारे है, पूरा बेल्ट उनको वन साइड सपोर्ट कर रहा है। तो मुमरा में भी वैशाली दरेकर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और कई सारे मुस्लिम पॉकेट्स हैं, आप पूरे कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, उल्लासनगर, कल्याण, अंबरनाथ में काफ़ी सारे मुसलमान हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक पता चला कि डोंबिवली कॉन्स्टिट्यूंसी में 15-18 हज़ार मुसलमान हैं, 20,000 के करीब 20,000 के करीब मुसलमान हैं, जहाँ पर एकदम हर्ड बेल्ट है मराठी स्पीकिंग लोगों का, हिंदू। तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि अगर एक तरफ से वन साइड इकट्ठा मुस्लिम्स का और माइनॉरिटीज़ का वोट जाता है और सीधी तरीके से जो बहुजन समाज का वोट जाता है तो कांटे की टक्कर होगी। और जिस तरह से आपने, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि 50-50% का अगर आपने बताया वैसा विभाजन हुआ तो ये तो बहुत ही टफ हो जाएगा इलेक्शन आने वाले, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल। अंत में हम फिर एक बार कमर खान साहब से बात करेंगे। कमर भाई, जैसे अभी हसन भाई ने तमाम चीज़ें सामने रखी, एक तरफ संविधान बचाने की लड़ाई है तो एक दूसरी तरफ जो है माइनॉरिटी के लिए वजूद की लड़ाई है। और ऐसे में यहाँ पर आपके पास वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ चुका है, फर्स्ट टाइमर वोटर्स की तादाद भी ज़्यादा है, 40,000 वोट शहर में बढ़ चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मुमरा कौसा के मुस्लिम वोटरों से कि उनको क्या रोल निभाना है, किस तरह से निभाना है और क्यों निभाना है? रफ़ीक भाई, सबसे पहले तो मैं अभी जैसे कि हसन भाई ने बताया कि उनके श्रीकांत शिंदे के डेवलपमेंट, अगर वो रोल नहीं रहा तो उनके डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो 6 लाख तक पहुंच सकते हैं। रफ़ीक भाई, पिछली बार बीजेपी शिवसेना जो एक थी मिल के लड़े, युति थी, तो ये 5,40,000 पे चले गए, यानी एंड, यानी कोई कसर नहीं छोड़े जी। अब जो होना है माइनस होना है, प्लस नहीं होना। 6 तो भूल जाइए आप। हाँ। वो तो कुछ वो गणित में आपकी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि 1 लाख वोट से दरेकर मैडम जीत रही है, इस बात से मैं इनके सहमत हूँ। एक बात। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट की बात की ना आपने हसन भाई, इन्होंने अभी एक बुक बांटी है, वो बुक मेरे ख्याल से 20-25 पेज की बुक है। आप पूरे बुक के अंदर उठा के देख लीजिए, कहीं पे मुमरा नाम नहीं। एक जगह पे मुमरा नाम है, वो भी मुमरा के बाहर, वो ब्रिज जो वाई जंक्शन का ब्रिज बना है वो डाल दिया उन्होंने कि भाई ये है, बाकी वो तो मुमरा के बाहर चला गया। मुमरा के लिए क्या डेवलपमेंट हुआ है? एमपी श्रीकांत शिंदे साहब 10 साल थे, उन्होंने मुमरा के लिए क्या किया? उन्होंने मुमरा में तो वो आते ही नहीं थे। रफ़ीक भाई, आपको भी मालूम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, और आम पब्लिक जानती है कि भाई वो मुमरा में आते ही नहीं थे।
अब जब वो आते ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि मुमरा के वोटर उनको जानते भी नहीं और उनको वोट क्यों देंगे। तो मुमरा के तो अल्हम्दुलिल्लाह वोटर जो है वो वन साइड जो है वैशाली दरिकर को वोट देंगे इंशाल्लाह, और वो वन साइड निकल रही है। ये थी हमारी मुमरा कौसा के समाज सेवियों से, एनजीओ चलाने वालों से, राजनीतिक भी रह चुके हैं, उद्योगपति भी रह चुके हैं, ऐसे लोगों से बातचीत कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र को लेकर। कमेंट्स में क्या आपकी राय है, क्या आपको इसमें ठीक लगा, क्या गलत लगा, क्या और हो सकता है, आने वाले दिनों के लिए, अपनी जिंदगियां बदलने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए ज़रूर जो है हमें खबर करें।